गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 19 मिट्टी। इसमें हम लोग कुछ तो पढ़ लिए थे। यहाँ पर आए हैं क्रियाकलाप 3 में। इसके लिए आवश्यक सामग्री है। इसमें 3 कीप लेंगे, 3 मापक सिलेंडर, कांच के गिलास, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, छन्ना, पत्रक और कपास लेंगे। इसके बाद प्रत्येक कीप में छन्ना पत्रक मोड़कर लगाएंगे तथा थोड़ी सी रुई रख देंगे। पहली कीप में 50 ग्राम रेतीली मिट्टी और दूसरी कीप में चिकनी मिट्टी, तीसरी कीप में दोमट मिट्टी लेंगे और प्रत्येक कीप को चित्र के अनुसार गिलास के मापक सिलेंडर पर रख देंगे। उसके बाद इन तीनों कीपों में 50-50 मिलीलीटर पानी धीरे धीरे मिट्टी की पूरी सतह पर डालेंगे। पूरा पानी एक ही जगह पर न डालें। कुछ समय बाद जब कीप से पानी की बूंदों का गिरना बंद हो जाए तब प्रत्येक मापक सिलेंडर में एकत्रित पानी की मात्रा नाप लेंगे। यदि आपने क्रियाकलाप में गिलास लिए हैं तब गिलास में एकत्रित पानी को मापक सिलेंडर से नाप लेंगे। यह क्रियाकलाप बारिश और सिंचाई के तुरंत बाद न करें। इसे बारिश के लगभग 48 घंटों के बाद ही करें। उसके बाद अब आप निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। इसको आप लोग लिखोगे। अब क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे। कड़े कांच की परख नली, सूखी मिट्टी गर्म करने का साधन माचिस। कड़े कांच की परख नली में सूखी मिट्टी लेकर गर्म करेंगे। अब हमको परख नली की दीवार पर पानी की बूंदें दिखाई दी। यदि हाँ तो यह पानी कहाँ से आया। अब मिट्टी को परख नली से किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसकी तुलना बिना गर्म की गई मिट्टी से करना है तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर को अपने कॉपी में लिखेंगे। क्रियाकलाप 5 आवश्यक सामग्री। ढक्कन सहित 2 बोतलें लेंगे, रुई लेंगे, धागा, 2 विभिन्न स्थानों से एकत्रित किए गए मिट्टी के नमूने लेंगे, फिनाफ्थेलिन, कास्टिक सोडा, पानी। ढक्कन सहित 2 बोतलें लेकर इन्हें अ ब नामांकित करके बोतल अ में थोड़ी नम मिट्टी तथा बोतल बी में थोड़ी रेत डाल देंगे। लगभग 20-30 सेंटीमीटर लंबाई वाले धागे के 2 टुकड़े लेंगे। क्षारीय फिनाफ्थेलिन के घोल से भीगी रुई को धागों के दोनों सिरों पर बांधकर दोनों बोतलों में इस प्रकार लटकाएं कि धागे का एक सिरा बोतल के अंदर तथा दूसरा सिरा बाहर रहे। दोनों बोतलों के ढक्कन कसकर बंद कर देंगे। लगभग 4-5 घंटों के बाद अवलोकन करेंगे। मिट्टी और फसलें। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिट्टी के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति और फसलों का निर्धारण करती हैं। जैसे कि हैं चिकनी और दोमट मिट्टी दोनों ही धान, गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए ज़्यादा ही उपयुक्त होती हैं। ऐसी मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है जिनमें से जल निकासी आसानी से हो जाता है। कपास के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। इसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और यह पर्याप्त मात्रा में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में उगाई जाती हैं क्योंकि वह ह्यूमस से भरपूर तथा अत्यधिक उर्वर होती है। शिक्षकों, माता पिता और अन्य क्षेत्रों के किसानों से वहाँ की मिट्टी के प्रकारों और उगाई जाने वाली फसलों के बारे में आप एकत्रित करके पढ़ सकते हैं। अब क्रियाकलाप 6 2 छोटे गमले या 2 छोटी टोकरियाँ बीज में लेंगे, चना, सरसों या गेहूं की, और पानी। मिट्टी एकत्रित कर दोनों गमलों या टोकरियों में बगीचे की मिट्टी भर देंगे। एक गमले में बीज अंकुरित करेंगे, दूसरे में बीज ना बोएं। 6-7 दिनों में पहले गमले में अंकुरित बीजों से उत्पन्न पौधे कुछ बड़े हो जाएंगे। गमलों को कुछ तिरछा कर इस प्रकार रखेंगे कि गमले से बहकर निकली मिट्टी गमले के आसपास या पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। अब दोनों गमलों में धीरे धीरे बराबर मात्रा में पानी डालेंगे। उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। मिट्टी की ऊपरी सतह में अधिकांश पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ होती है। तेज हवा और बारिश इस उपजाऊ सतह को बहा ले जाते हैं। मिट्टी की इस उपजाऊ ऊपरी परत का नुकसान मिट्टी का अपरदन कहलाता है। अपरदन से उपजाऊ मिट्टी के नष्ट होने के अलावा और भी नुकसान होता है। हवा और पानी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी तालाबों, नदियों और झीलों में गाद के रूप में जमा हो जाती है। इससे जल स्रोतों की गहराई कम हो जाती है और बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है।
मिट्टी के अपरदन से पानी के भूमि में नीचे जाने की क्रिया कम हो जाती है, इससे सूखा पड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब आप मिट्टी के अपरदन को कैसे रोक सकते हो, उसके लिए है मनुष्य ने अपनी कुछ क्रियाओं द्वारा मिट्टी के अपरदन को ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। जैसे कि हो गया, जंगलों की कटाई करते हैं, अत्यधिक पशु चराई के कारण निर्माण कार्य के लिए भूमि का खोदा जाना, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, उसके लिए जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उसको काट कर वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने बना देते हैं, जिसके कारण भी मिट्टी का अपरदन होता है। अत्यधिक कृषि, मनुष्य द्वारा अपने उपयोग हेतु भूमि का दोहन, बजरी, रेत, ईंटें, खनिज हेतु भूमि की खुदाई आदि मिट्टी के अपरदन को बढ़ावा देती है। मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। हम जानते हैं कि मिट्टी से हमें भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, खनिज, ईंधन, निर्माण कार्य हेतु सामग्री, शुद्ध वायु प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्राप्त होती है। यह मकानों, इमारतों, सड़कों को आधार प्रदान करती है। इससे कई प्रकार के बर्तन व खिलौने बनाए जाते हैं। यह जीवाणु, कवक, कीड़े मकोड़े, केंचुए, सांप, चूहों आदि जंतुओं और पौधों का वास स्थान है। इसके नष्ट होने पर इसकी भरपाई करना बहुत ज़्यादा ही कठिन है। इस प्राकृतिक संसाधन का मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा प्रदूषण होता है, अतः इसका संरक्षण करना अत्यधिक आवश्यक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रियाकलाप 7। अपने घर के कचरे में से फल, सब्जियों के छिलके और बचे खाद्य पदार्थों को एक थैली में एकत्र कर लें। कुछ रद्दी कागज़ों को दूसरी थैली में तथा तीसरी में प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे कांच व धातु के टुकड़ों को एकत्र कर लें। फिर इन्हें थैलियों से निकालकर अलग अलग स्थान पर ज़मीन में गड्ढा बनाकर गाड़ देंगे और निशान लगा देंगे। 8-10 दिनों बाद वापस गड्ढों को खोदकर गाड़ी गई वस्तुओं का अवलोकन करेंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसकी चर्चा आप लोग आपस में कर सकते हैं। अपने गांव, शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर आप लोग देखे हैं। इसमें रद्दी कागज़, चिथड़े, चमड़े के पुराने पॉलीथीन होते हैं, बैग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित तो हो जाते हैं, अर्थात विघटनशील होते हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। किंतु इनके साथ ही धातु की वस्तुएं भी होती हैं, जैसे कि कांच के टुकड़े हो गया, पॉलीथीन, थैलियाँ तथा प्लास्टिक से बनी वस्तुएं जैसे बाल्टियाँ, बोतल, डिब्बे आदि भी होते हैं, जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव द्वारा धीमी गति से अथवा नहीं भी होता। यह मृदा प्रदूषण का एक कारण बनता है। अतः ऐसी वस्तुओं का कूड़ा करकट मिट्टी को अनुपयोगी बनाता है। बड़े शहरों की एक और जटिल समस्या है कि वह वाहित मल सीवेज के निपटान की है। जब वाहित मल लगातार मिट्टी में मिलता है तब मिट्टी के सारे रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे मिट्टी के भीतर वायु और जल का संरक्षण ठीक से नहीं हो पाता। ऐसी मिट्टी में पौधों का उचित विकास नहीं होता। वाहित मल के मिट्टी में मिल जाने से एक समस्या और भी उत्पन्न हो सकती है, वह है इसमें पाए जाने वाले टाइफाइड, डायरिया, टीबी आदि रोगों के रोगाणुओं का मिट्टी में मिल जाना। स्पष्ट है, ऐसी मिट्टी समय समय पर बीमारी फैलाने का कार्य करती है। यद्यपि कृषि जीवन का आधार है, परंतु फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशी, कवकनाशी की अधिक मात्रा भी मिट्टी को प्रदूषण करती है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में लगातार उपयोग तथा खारे जल से निरंतर सिंचाई करने से भी मिट्टी प्रदूषित होती है और कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ भी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। और मिट्टी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मनुष्य के द्वारा मिट्टी का निर्माण तो संभव नहीं है, इसका निर्माण प्रकृति द्वारा ही होता है, अतः इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए, जिससे मिट्टी को क्षति ना पहुँचे, उसको नुकसान ना पहुँचे। पहला है पेड़ पौधे सबसे अच्छे संरक्षक होते हैं मिट्टी का। भूमि का वह भाग जो पेड़ पौधों से घिरा रहता है अपरदन से बचा रहता है, अतः कृषि के लिए उपयोग में न लाई जा रही भूमि में वृक्ष लगा देना चाहिए। ढालू पहाड़ी भूमि क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर या ढलान पर मेड़ बनाकर वहां पौधे या फसलें उगाकर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। कार्बनिक कूड़ा करकट में गोबर, पत्तियां, फसलों के अवशेष, रसोई घर व बाजार की सब्जियों और फलों का कचरा जैविक खाद के रूप में मिट्टी को लौटाया जाना चाहिए। वाहित मल, कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों आदि को बहुत ही सुरक्षित तरीके से निष्कासित किया जाना चाहिए।
वनों के अनावश्यक कटाई पर रोक लगाना चाहिए। खनन क्रियाओं के दौरान खोदे गए गड्ढों को फिर से भर देना चाहिए। लगातार खेती करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अतः मिट्टी की जांच कर इसका उपचार विभिन्न प्रकार की जैविक खादों तथा रासायनिक पदार्थों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। और इसका उपचार है, उसके बाद है इनके उत्तर दीजिए, वो आप लोग बनाएंगे और हमने सीखा को एक बार ज़रूर पढ़ना आप लोग। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग सजीवों में प्रजनन पढ़ेंगे।